Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. इस वीडियो का टॉपिक है केमिस्ट्री फील्ड में ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो या उसके बाद पीएचडी हो, टोटल कैसा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी इंडिया में है, हर एक जॉब के बारे में हर एक डायमेंशन में डिस्कस करेंगे. तो सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है. थोड़ा शॉर्ट वीडियो चाहिए तो यू कैन स्किप दिस वीडियो हेयर ओनली. तो लेट्स स्टार्ट. You can watch this video in 1.5x for better experience. तो कुछ कुछ डायमेंशंस देखो यहाँ पर टोटल क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक हम देखते. पहले हम देखेंगे इश्यूज़ क्या क्या है, ट्रेंड्स क्या है, एकेडमिक बेस्ड क्या क्या जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या जॉब है, पीएचडी में क्या क्या स्कोप है, सीवी आपको कहाँ पर अपलोड करना है, एमएससी स्पेशल जॉब कौन कौन से, बीएससी स्पेशल कौन कौन से जॉब्स है, एंड कुछ स्पेशल सजेशंस. तो यही है पूरा डिस्कशन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक ट्रेंड आप देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज इन डिफरेंट ईयर्स. टोटल केमिस्ट्री फील्ड में प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी जॉब्स है, लास्ट कुछ ईयर्स में जॉब जितना देखा गया है वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ मैंने ग्राफ बनाया है. देखो ये जो वाइट कलर में जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये 2020 एंड 2021 में कोविड के टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम आया था, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसीज कम आया था. सो क्योंकि रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, बट नंबर ऑफ पोस्ट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था. जो एग्ज़ाम इस जोन में हुआ है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट किया गया. नंबर ऑफ पोस्ट इस टाइम पे ज़्यादा था, बट विथ टाइम नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही कम हो रहा है. एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आप देखोगे ईयर बाय ईयर, मतलब एक साल में अगर कुछ ज़्यादा वैकेंसीज आ गया तो नेक्स्ट साल में वो ड्रॉप करता हुआ दिखेगा आपको. जैसे 2023 में काफ़ी वैकेंसी आया था, बट 2024 में उतना नहीं आया. 2025 में शायद ज़्यादा आ जाए. केमिस्ट्री फील्ड में इंडिया में जो जॉब स्कोप्स है उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं. एक तो अभी जो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर एंड कुछ कुछ गवर्नमेंट सेक्टर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की तरफ स्विच कर रहा है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत काफ़ी अलाउंसेस देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना पड़ता है. तो कॉन्ट्रैक्चुअल में वैसा नहीं है, तो इसीलिए कंपनीज अभी कॉन्ट्रैक्चुअल डिफरेंट पोस्ट्स वो उसका वैकेंसी कंपनीज निकाल रहा है. तो ये एक दिक्कत है. एक तो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है. ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ कुछ जगह पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो एक एग्ज़ाम हो रहा है, उसके बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, फिर दोबारा री एग्ज़ाम हो रहा है. हर एक स्टूडेंट का मतलब जो लोग सिलेक्ट हुए उनका नाम, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, कुछ उनके मार्क्स, ये पब्लिकली मतलब पब्लिश नहीं किया जा रहा है. तो बाकी लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं. ठीक है. तो ये एक ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंसी का इशू है. तो ये मुझे लगता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनको प्रोसेस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए. तो जो है अब यही है. जैसे यूपीएससी में हर एक स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो पब्लिकली अवेलेबल है, बट जो कुछ टाइम पहले AHERL का एग्ज़ाम हुआ था, बस आप रिज़ल्ट में देखोगे कि उनका रोल नंबर आया है. ठीक है. तो मतलब स्टूडेंट्स का नाम, डिटेल्स, कितना मार्क्स किसको मिला है, तो ये सब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. मतलब पहले जब रोल नंबर पब्लिश किया गया था उस टाइम पे तो नहीं था, पता नहीं अभी पब्लिश किया होगा कि नहीं. जो NFL का एग्ज़ाम हुआ था, NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल लैब, वहाँ पर भी पहले जब मतलब बाद में तो पब्लिश किया गया, बट पहले वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि वहाँ पर मेल आ रहे थे लोगों को, इंडिविजुअली मेल आ रहे थे. ठीक है. तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि एक ही टाइम पे, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ईच एंड एवरीथिंग, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हो. इनकम्पिटेंट एग्ज़ाम कंडक्टिंग सिस्टम, ये तो पता ही है, नहीं तो री एग्ज़ाम नहीं होता इतना. वैकेंसी एक तो लो है अभी उस टाइम, एंड इरेगुलर भी है. ये इश्यूज़ है, ये आपको पता होगा. एक एक अब जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसमें आते हैं. जो एकेडमिक बेस्ड जॉब है, एकेडमिक बेस्ड मीन्स आपको
आप मेनली एक टीचर की तरह आपका जॉब प्रोफाइल होगा। स्कूल लेवल में एक टाइप का जो वैकेंसी आता है वो है PGT। इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इसमें एलिजिबिलिटी होता है जो MSc है प्लस जो B.Ed है, ये एलिजिबिलिटी होता है। एंड इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें BSc का सिलेबस पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट डोमेन BSc लेवल का होता है। एक है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनिंग। इसमें BSc एलिजिबिलिटी होता है, जनरली BSc प्लस B.Ed। एंड इसमें जो एग्ज़ाम होता है, देखो एक लेवल नीचे, मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस एक लेवल नीचे आ रहा है। तो क्लास 11th 12th इस लेवल का जो सिलेबस है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस है, जनरली सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के लिए इस डोमेन में क्वेश्चंस उसमें आता है। एंड एक है PRT, प्राइमरी टीचर बेसिकली। इसमें भी जो BSc है एंड जो B.Ed है ये तो चाहिए, बट प्राइमरी टीचर होने के लिए कुछ कोर्स करना पड़ता है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है CTET, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको टेट भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर ऐसे कोर्स होता है DL.Ed, ऐसे भी होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आप जानते होंगे या आप पता लगा सकते हो। तो ये स्कूल लेवल पे टीचर बनने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है, जो वैकेंसीज कुछ कुछ स्टेट्स में काफ़ी रेगुलरली आता है। कॉलेज लेवल में एकेडमिक बेस्ड मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें क्या चाहिए? इसमें MSc चाहिए, इसमें नेट चाहिए, नेट में LS में रैंकिंग चाहिए। एग्ज़ाम जो होगा प्रोफेसर होने के लिए जनरली सेट स्टेट का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये होता है। एंड इसमें होता है PhD डिज़ायरेबल, मतलब PhD होगा तो बढ़िया है, मैंडेटरी नहीं है। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब एप्टीट्यूड भी होता है एंड सब्जेक्ट नॉलेज भी होता है MSc लेवल में। मतलब इसमें MSc लेवल का जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो चेक किया जाता है। ओके अच्छा, इसमें जो PRT में जो क्वेश्चंस होता है एग्ज़ाम में वो अप टू क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। चलो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। एंड यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, इस चैनल पे शायद 1 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। ऐसे एक टाइटल था, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। और वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा कैन नेट LS मेक यू असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो उसको एनालाइज किया गया है। एंड अभी मार्केट में सिनेरियो क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वहाँ पर वो भी डिस्कस किया गया है। तो काफ़ी मतलब लंबा वीडियो है, इसमें वो डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं करेंगे, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। एकेडमिक बेस तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एक केमिस्ट्री के लोगों के लिए, एक तो पता होगा लोगों को फार्मा इंडस्ट्री, दूसरा कोचिंग इंडस्ट्री एंड अदर्स तो है ही। सबसे ज़्यादा जाना इजी है कोचिंग इंडस्ट्री में, बट फ्लैक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में सपोज़ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 8 लाख पर एनम इसमें रिक्रूट कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद अगर वो कोचिंग लॉस में जाने लगे तो सैलरी आपको घटा दिया जाएगा, मे बी, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अगर कम सैलरी में कोई आपके ही तरफ कोई, मतलब आप जितना कॉम्पिटेंट हो वैसा ही कोई टीचर मिल जाए तो हो सकता है कोचिंग उसको ले ले कम, मतलब कम सैलरी में, है ना। तो मतलब फ्लैक्चुएशन तो है प्राइवेट सेक्टर में, ये फ्लैक्चुएशन है। बट गवर्नमेंट सेक्टर से सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जितना सैलरी है उससे ज़्यादा है इनिशियली, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनिशियली जो ग्रुप A ऑफिसर्स को जो बेसिक पे जो मिलता है उससे ज़्यादा
हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री में इनिशियल सैलरी हो जाता है। सो ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसका भी प्रोस एंड कॉन्स हमने पहले डिस्कस कर रखा है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री में अगर आप मास्टर्स कर रहे हो किसी आईआईटी या एनआईटी से या कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ पर ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है, जहाँ पर काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है। वहाँ पर अगर आपको प्लेसमेंट होता है तो आपका पैकेज अच्छा खासा होगा। बट ऑफ कैंपस अगर आप जाना चाहते हो, मतलब आपके कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुआ या उसमें प्लेसमेंट नहीं लगा, आप किसी दूसरे मतलब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप अप्रोच करना चाहते हो खुद से, तो वो होता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस मतलब वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको टॉप कोचिंग सेंटर का जो नाम है, मतलब इसमें अप्रोच कैसे करोगे, टॉप कोचिंग सेंटर का जो नाम है ये आपका फील्ड में आपको पता होगा, ठीक है। मतलब अगर आप नीट जेई के लिए कोचिंग देना चाहते हो तो मतलब जो रेप्यूटेड नेम्स है ये आपको पता होगा, ये आप पता कर लेना यार, इंटरनेट तो सबके पास है। उसके बाद ये जो टॉप नेम्स है उनको लिंक्डइन में जाके फॉलो करना। तो जो रिक्रूटमेंट्स का जो पोस्टर वगैरह है वो वहाँ पर वो अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आपको डिफरेंट पोस्टर में मिलेगा कि इस जगह पर मतलब वो जो वॉक इन इंटरव्यू होता रहता है, तो जहाँ पर भी इंटरव्यू होगा आपके सिटी में होगा तो आप जाके इंटरव्यू दे देना, ठीक है। तो ऐसे आप ऑफ कैंपस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हो, बट यहाँ पर ऑन कैंपस में जैसे कंपनी आ रहा है लेने आपको, बट ऑफ कैंपस में आप जा रहे हो, तो इसमें पैकेज थोड़ा सा जनरली कम देखने को मिलता है। फार्मा इंडस्ट्री में भी आप जाते हो अगर, जनरली मोस्टली फार्मा इंडस्ट्री ऐसे कॉलेज में आके रिक्रूट नहीं करता उतना ज़्यादा। इसमें भी जाने के लिए आपको जो टॉप नेम है इसको आपको सर्च करना है कि फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया में लीडिंग कंपनीज कौन कौन सा है, उसको जाकर लिंक्डइन में फॉलो करो। वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब कोई रिक्रूटमेंट रिसेंट रिक्रूटमेंट आया है कि नहीं। तो ये जो खाली टाइम पे रील स्क्रॉल ना करके लिंक्डइन में जो अच्छा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो अच्छा फार्मा इंडस्ट्री है एंड और कुछ कंपनी में बताऊंगा, इनको जाकर फॉलो करो, ये स्क्रॉल करो, बहुत कुछ इंसाइट मिलेगा वहाँ से आपको, ठीक है। अदर्स कौन कौन सा कंपनीज है, एक सेकेंड, यस, कुछ कुछ कंपनीज ऐसे हैं, जैसे मैं एक दो नाम लिख रहा हूँ। ये मैंने अपना ये जो लिस्ट है जहाँ से मैं मतलब मेरा एक नोट है एक डायरी में, तो वहाँ से ही मैं बता रहा हूँ। तो एक कंपनी है केम बायोटेक। केम बायोटेक, आप मेरे साथ ये लेके जस्ट मत देखो, ठीक है, सिर्फ मत देखो, आप एक डायरी या नोटबुक लेके इसको नोट भी करो, ठीक है। केम बायोटेक एक कंपनी है जो केमिस्ट को रिक्रूट करता है। एक केमसिस एक कंपाउंड है, केमसिस एक कंपनी है जो जनरली केमिस्ट को रिक्रूट करता है। एक है इंटीग्रल बायोसाइंसेस, इंटीग्रल बायोसाइंसेस। एक है मैनकाइंड रिसर्च सेंटर। ऐसे कुछ कुछ नाम से ये जो जो कंपनीज है इनका लिंक्डइन में आप ट्राई करना या वेबसाइट पे देखना, ठीक है। लिंक्डइन में एक अच्छा चीज़ ये है कि जिस टाइप का कंपनी, जिस टाइप का मतलब जो आप जैसा आप फॉलो करते हो उनका रिलेटेड सर्च वो आपका फील्ड में आपको मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, टाइमलाइन में आपको दिखाता है, सजेशंस आता है उसमें, तो और भी आप वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अदर्स ऐसे कंपनीज हैं एंड प्लस में अदर्स लिख रहा हूँ जो रिक्रूट करता है। बट देखो एक मेजर चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो फार्मा इंडस्ट्री या अदर्स इंडस्ट्री में, इसमें एक चीज़ है कि प्रोमोशन बहुत स्लो है, ठीक है। ये इसका एक मैं नेगेटिव पॉइंट बताना चाहूँगा, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर इज़ गुड, ठीक है। जितना ख़राब हम बोलते हैं उतना ख़राब नहीं है। प्रोस एंड कॉन्स तो यार देखो गवर्नमेंट जॉब में भी है ना। तो यही है। चलो ये हो गया। अब पीएचडी, पीएचडी के लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। इंडिया में पीएचडी एंड फॉरेन में पीएचडी के बारे में पहले ही हम लोगों ने सफिशिएंट डिस्कशन किया है। एक प्लेलिस्ट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, पीएचडी गाइडेंस ऐसे करके है, वहाँ पर इंडिया में पीएचडी का क्या प्रोस एंड कॉन्स है वो आपको मिलेगा, फॉरेन में क्या प्रोस एंड कॉन्स है वो आपको वहाँ पर दिखेगा। आपको एक अच्छे से सीवी बनाना है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आपको एक बहुत अच्छा सीवी बनाना है एंड उसको आपको लिंक्डइन पे अपलोड करना है, लिंक्डइन पे अपलोड करना है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे आपका डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो है
उसका नंबर वगैरह यहाँ पर नहीं डालना। डेट ऑफ बर्थ सीवी में रखोगे, मतलब रखना होता है, बट यहाँ पर उसको ब्लर कर देना। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मत रखना उसमें। एंड लिंक्डइन पे या और एक वेबसाइट है, मतलब लिंक्डइन पे तो रखना ही है, या एक वेबसाइट है naukri.com, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हो। तो ऐसे जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर आपको, मतलब आप अगर सीवी अपलोड करते हो तो सीवी देख के कभी कभी जो ह्यूमन रिसोर्स टीम होता है वो आपको अप्रोच करता है। मेरा लिंक्डइन में लास्ट 1 ईयर में 30 से ज़्यादा ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये आ चुका है, मतलब आप समझ सकते हो लास्ट 1.5 ईयर में 30 से प्लस, मतलब HR टीम से, डिफरेंट इंडस्ट्री से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से ये ऑफ़र आ चुका है। तो ये ऑफ़र आता रहता है, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा एक्चुअली जो वेबसाइट से इसमें, ठीक है। इसमें एक्टिव होना बेनिफिशियल है रादर देन जस्ट डंप स्क्रोलिंग इन सोशल मीडिया। ओके, नाउ MSc स्पेशल जॉब्स, जो जिनके लिए मतलब सिर्फ MSc स्टूडेंट्स एलिजिबल होता है। टाइप ऑफ पोस्ट, इसमें जनरली ग्रुप ए, ग्रुप बी ऐसे पोस्ट के लिए जनरली MSc स्पेशल क्राइटेरिया मांगा जाता है। मेनली सिलेबस सब्जेक्ट जो नॉलेज है MSc लेवल का, या कुछ कुछ जगह पर BSc लेवल का, थोड़ा सा IIT जैम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जहाँ पर क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाएगा वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ओवरऑल बैलेंस हो जाता है। पैटर्न जो है, जो ग्रुप ए जॉब के लिए है, ये जनरली प्रीली मेंस इंटरव्यू ऐसे होता है। कुछ कुछ एग्ज़ाम में प्रीली नहीं होता, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू जनरली होता ही है, ठीक है। एंड जो टाइप ऑफ पोस्ट है ग्रुप ए एंड बी, इसमें मोस्टली गैजेटेड ऑफिसर भी होता है एंड उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है। इनका डिफरेंस क्या है, किसको गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, ये आपको खुद रिसर्च करना है, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, क्या एक इंसान दोनों रोल निभा सकता है, ऐसे आप सर्च कर लेना। चलो, MSc स्पेशल जो जॉब्स है उसमें टॉप जॉब क्या क्या है। एक तो UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, UPSC कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम, ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर वाला पोस्ट है। पेटेंट ऑफिसर, ओके। BARC में साइंटिस्ट का पोस्ट आता है। DRDO, इसमें भी साइंटिस्ट का पोस्ट आता है, ये काफ़ी इरेगुलर है, ठीक है। ONGC, ये पहले रेगुलर होता था, अभी रिसेंटली इरेगुलर है, पहले रेगुलर होता था। एंड इसमें अभी आपको बहुत अच्छा रैंक चाहिए होगा ONGC में जाने के लिए। आप मान लो गेट में लेस देन 30 या 50 रैंक ऐसा अगर आपका है तो आप सोच सकते हो। NTPC से मैं कंपनीज का नाम सिर्फ लिख रहा हूँ, बाद में बताऊँगा ये नाम, इसको आपको मतलब क्या करना है इसका। एक तो आपको ब्रॉड आइडिया रहेगा, है ना, कि क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ से वैकेंसी आ सकता है। IOCL में अभी एक्सपीरियंस मांगना स्टार्ट किया है, ठीक है। एक्सपीरियंस शायद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है लास्ट जो वैकेंसी आया था। ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर आप आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर ऐसे आप कोई प्राइवेट कंपनी में, फार्मा इंडस्ट्री में, कहीं पर रिसर्च एंड डेवलप में अगर आप काम पे लग जाओ तो वहाँ से आपको ये एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। चलो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो जॉब्स है यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह पर आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी ऐसे जॉब मिलता है। जनरली ये जो है ये थोड़ा सा रेगुलर, मतलब एवरी ईयर वैकेंसी आता है, बट वैकेंसी विथ टाइम कम हो रहा है। BRC का तो ज़्यादा मतलब कम नहीं हुआ, जियो साइंटिस्ट का, जियो केमिस्ट का विथ टाइम ये काफ़ी कम हो रहा है,
तो ये एक कंसर्न की बात है। अभी 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हो, ये <5 है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लास्ट ईयर 2024 में आया था। चलो, एंड इसका रिज़ल्ट भी आने वाला है 1-2 दिन में ही, इसका प्रीली का रिज़ल्ट आने वाला है। ओके, तो ये हो गया हमारा एमएससी स्पेशल जॉब। अच्छा, और एक है, जैसे डीआरडीओ मैंने बताया, ऐसे इसरो में भी, बट ये इरेगुलर नहीं, मतलब रेयर ही है। ठीक है, बहुत रेयर है इसरो में एज ए साइंटिस्ट केमिस्ट्री फील्ड से जाना। ओके, और 1-2 लिख लो। टीआईएफआर में भी कभी कभी वैकेंसी आता है। ये जब लास्ट में जो मैं लिख रहा हूँ ये रेगुलर नहीं है, काफ़ी इरेगुलर है, बट आता है तो ये जॉब बढ़िया है। ठीक है, एमएससी स्पेशल में मैं जितना भी लिख रहा हूँ वो जॉब बहुत बढ़िया है। ठीक है, हो सकता है 2-3 साल बाद आए, मतलब 3-4 साल बाद एक आए, हो सकता है आपका जो प्रिपरेशन फेज है उसमें ही एक आ जाए, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह ऐसा आ सकता है। सिलेबस ऑलमोस्ट जो एमएससी लेवल का जो सिलेबस है, मतलब नेट गेट लेवल का जो सिलेबस है वही है। एंड कुछ एडिशनल तो होगा ही कुछ कुछ जगह पर, जैसे अगर आप बार्क में जाओगे तो उनका न्यूक्लियर के ऊपर काम है, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं पर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा, ये इधर उधर का थोड़ा सा होगा, बट मेजरली जो है ना एग्जाम होगा वो लाई करेगा आपका कोर फाउंडेशन पे, सब्जेक्ट का जो कोर फाउंडेशन है उस पर। और टीआईएफआर हो गया। और क्या है, एक वैकेंसी आया था आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ शायद, हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पर शायद 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, देख रहे हो आप, 3 साल का एक्सपीरियंस। बट ये जॉब में जो मैंने आपको बताया कि एमएससी में मैं जो लिख रहा हूँ वो जॉब बढ़िया है। ठीक है, बट जो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, अब सपोज किसी ने मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर आरएनडी में काम करके ये जो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है किसी ने गेन कर लिया, फिर वो यहाँ पर आईसीएमआर साइंटिस्ट लग गया, तो बहुत बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है ये, है ना। जो एमएससी में जो एमएससी जो क्राइटेरिया है, इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होकर जिस जॉब में पहुंचते हैं उनके अंडर काम करते हैं जो बीएससी स्पेशल जॉब है। जितना भी मैंने लिखा है कंपनीज यहाँ पर, उनका जो जूनियर लेवल का पोस्ट है वो बीएससी स्पेशल जॉब में आता है। ठीक है, बट मतलब उनका लोअर पोस्ट, समझ रहे हो, लोअर पोस्ट होगा तो सैलरी भी लोअर ही होगा, प्रमोशन भी मतलब टाइम लगेगा इस जॉब से। मतलब जो वो सेम इन इंस्टीट्यूशन में जो बीएससी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको फुलफिल करके जो जॉब जिसको लग रहा है और जिसका एमएससी क्वालिफाई करके लग रहा है, तो प्रमोशन में सपोज आपको 10 साल लग जाएगा, हो सकता है 10 साल लग जाए, है ना। उससे कुछ लोग कहते हैं, पर्सनल व्यूज़ है अपना, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बेटर सौदा है कि प्रिपरेशन फेज़ में ही 1-2 साल ज़्यादा वेट करके डायरेक्टली अगर यहाँ पर पहुँच जाना, मतलब कोई अगर पहुँच जाए तो बढ़िया है। बट यू नो कुछ लोगों को लगता है नहीं, एक जॉब अगर होगा तो मतलब ये जॉब इजी होगा, है ना, एग्ज़ाम इजी होगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ऊपर वाले जो हमने दिखाया उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तो इजी जॉब है तो पहले एक जॉब तो आ जाए उसके बाद देखेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं। देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ रूल कि आपको यही करना चाहिए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर लाइफ। ओके, बीएससी स्पेशल जो जॉब है उसमें हम 4 सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब होते हैं, जो बीएससी स्पेशल जॉब होता है, ऐसे एमपी पीसीएल, जैसे डिफरेंट सीएल मतलब कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसे करके कुछ होगा, एमपी में होता है, यूपी पीसीएल ऐसे करके होता है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्लोरेंसिक जो साइंस है, फ्लोरेंसिक जो साइंस है, एफ ओ शायद, फॉरेंसिक साइंस जो है, वहाँ पर डिफरेंट लैब में काम होता है। जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट में, यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। तो ये जो जगह है ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन में कहाँ, मतलब आपके स्टेट में कैसे कैसे मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन में जहाँ पर काम होता है ये कैसे कैसे इंस्टीट्यूट है, उनका वेबसाइट में जाओ, वेबसाइट में कैरियर में जाओ, पास्ट रिक्रूटमेंट आपको दिखाएगा, वहाँ पर पुराना नोटिफिकेशन जाकर डाउनलोड करो, वहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा है आपको, ये सब नोटिस करो। ठीक है, तो ऐसे ही आपको मिलेगा। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। सॉरी, ये मैंने ना थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है यार, ये स्टेट पीएसयू का है। ठीक है,
कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, ये मतलब प्राइवेट सेक्टर का, ठीक है। सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का नहीं, PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब है 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का ही है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका मालिक गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट के अंदर ही काम करोगे, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली। ओके, डिफरेंट सेंट्रल PSU से, स्टेट PSU से सेंट्रल PSU में जॉब बेटर होगा, बढ़िया होगा, है ना। क्या क्या है इसमें, सेंट्रल जो PSUs हैं उसमें जो जो नाम हमने पहले बताया, ONGC, IOCL, OIL, NTPC, BPCL, गेल, है ना, HAL, ऐसे जो PSUs है जो सेंटर का है, इसमें पैकेज भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है, एंड अलाउंसेस भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये सेंट्रल PSU में ऐसे ऐसे जगह पर जॉब होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ पर जॉब होता है, BSc स्पेशल जॉब में, जो मैंने MSc का बताया वो सब जगह तो होता ही है, ठीक है। तो वही है, बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो जॉब आपको लगेगा ये जूनियर पोस्ट पे लगेगा, ठीक है। जैसे अगर बार्क में कोई सिलेक्ट होता है, मास्टर्स का जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें साइंटिस्ट बनता है, ठीक है। बट ग्रेजुएशन का जो क्वालिफिकेशन है उससे जो आता है वो असिस्टेंट बनता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो यही है, ये डिफरेंट BSc स्पेशल जो जॉब है, बढ़िया है। मेजर फोकस, आपको मतलब आपका मेजर फोकस इसमें कौन कौन सा होना चाहिए, जितना जॉब मैंने बताया। एक तो यार देखो, जो रेगुलर पोस्ट है वो तो हर साल वैकेंसी उसका आएगा ही, तो मेजर फोकस में आपको रेगुलर जो जॉब्स है उस मतलब उस पर रखना पड़ेगा। रेगुलर जॉब मैंने क्या बताया, ये जो MSc स्पेशल ये जो जॉब्स है ये रेगुलरली आता है, एंड कुछ कुछ जो NTPC ये भी आता है कभी कभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है, एंड ये एग्ज़ाम भी थोड़ा सा लिटिल ईजियर साइड होता है, ठीक है, थोड़ा सा ईजियर साइड होता है इसमें। तो ये जो एग्ज़ाम्स है ये आपको टारगेट करना चाहिए अगर आप फील्ड में रहना चाहते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप फील्ड स्विच कर सकते हो। आप अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो, अगर आप नहीं जाना चाहते तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको फील्ड में रहना है, सब्जेक्ट के फील्ड में रहना है, तो पहला चॉइस आपको रेगुलर जॉब पर होना चाहिए। रेगुलर जॉब के ऊपर एक बेस, एक अच्छा फाउंडेशन अगर आप बना लो, टोटल सिलेबस अच्छे से करके, एक दो जो कॉमन एग्जाम से उसका सिलेबस अच्छे से कवर करके रखो, उसके बाद बाकी जो एग्जाम्स आएगा उसमें एग्जाम देते रहना, है ना। हाउ टू फाइंड नोटिफिकेशन, जो एग्ज़ाम्स का इतना मैंने बताया, इतना सारा जो कंपनी से इतना कुछ है, तो मतलब कैसे आपको मतलब नोटिफिकेशन मिलेगा। एक तो आप कुछ यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो केमिस्ट्री फील्ड में जो काम करते हैं मतलब उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करना चाहते हो, बट इसमें डाइवर्ट मत हो जाना, क्योंकि एक टॉपिक में 10 लोग अपना ओपिनियन देंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि किसका सुनना है किसका नहीं सुनना। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखना कि वहाँ से मुझे जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इसका वैकेंसी आया हुआ है, बस, ठीक है। इसमें मतलब अगर आप ऐसे केमिस्ट्री फील्ड में 10 यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखोगे, वो 10 यूट्यूब चैनल आपके पास हफ्ते में 100 कंटेंट डाल देगा, तो आप कितना देखोगे, उसमें बह जाओगे, तो टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन भर भर के है। खैर, बेटर चॉइस जो मैं फॉलो करता था, मतलब अभी भी करता हूँ, एक वीकली एक मेरे गूगल कैलेंडर पे एक स्लॉट है, ठीक है। जैसे मेरा केस में गूगल कैलेंडर में संडे 8 to 9, पहले 8 to 10 था, अब 8 to 9 PM एक स्लॉट है जहाँ पर जितना भी वेबसाइट मैंने लिखा है इसका मैं एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। इसका वेबसाइट में जाके मैं देखूँगा कि कुछ नया आया है कि नहीं, ठीक है। 1 घंटे में सारा वेबसाइट कवर हो जाएगा। पहले वेबसाइट पे ढूंढने में आपको दिक्कत होगा, बट विथ टाइम आप हर एक वेबसाइट से हैबिचुएट हो जाओगे। 2-3 हफ्ता कर लो, मतलब एक ही दिन ना, हफ्ते में 1 घंटा, सिर्फ 1-1.5 घंटा हफ्ते में
कर लो, उसके बाद आप वेबसाइट से हैबिचुएट हो जाओगे। तो ऐसे करके आपको मतलब कैसे करना है, हर एक वेबसाइट पे देखोगे आप जनरली एक कैरियर सेक्शन आपको मिलेगा, तो कैरियर सेक्शन में ही जनरली वो सब नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये सब दिया जाता है। चलो ठीक है, तो ये ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ये यूट्यूब चैनल से या जो आपको बोल रहा है उससे ये ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एंड आप खुद को ऐसा अंडरस्टिमेट मत करना कि मुझे तो ये सब देख के समझ ही नहीं आएगा, अच्छा है कि कोई बता दे। ज़िंदगी का हर मोड़ पे आपको ऐसा लोग मिले, ज़रूरी नहीं है कि आपको बता दे, एंड अगर बता भी दे इसका क्या श्योरिटी है कि आपको पॉजिटिव गाइडेंस ही मिले, सही डायरेक्शन में गाइडेंस ही मिले, हो सकता है आप मिसगाइडेड हो, है ना। तो आप यहाँ से देखो, फिर कुछ समझना है फिर उसको ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें ये जो टर्म लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है। फिर यूट्यूब वगैरह में तो है ही, कुछ स्पेशल आएगा तो यूट्यूब में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, है ना। और लिंक्डइन फॉलो करो, ठीक है। लिंक्डइन पे फॉलो करो, मतलब ऐसे लोगों को फॉलो करो, ऐसे कंपनीज को फॉलो करो जहाँ से आपको कुछ प्रोडक्टिव सीखने के लिए मिलता है। यूट्यूब को एक ऐसे दूसरा इंस्टाग्राम बना मत देना, ठीक है। अपना टाइमलाइन ऐसा ही क्लियर रखना कि आपको इन्फॉर्मेटिव जो पोस्ट है वही आए। तो यही मैंने बताया, मेजर फोकस तो ये मैंने बता दिया, टॉप फोकस ऑन रेगुलर रिक्रूटमेंट्स। तो जैसे ओ एन जी तो नहीं बोलूँगा मैं, जी एस आई जो जियो साइंटिस्ट है, बी आर सी है, और पेटेंट ऑफिसर है, ये जो एग्ज़ाम्स है ये रेगुलर होता है। ये सब इतना जॉब है केमिस्ट्री फील्ड में, पॉजिटिव नेगेटिव सब मैंने बता दिया। पीएचडी का ये आपको मतलब आप अगर देखना चाहते हो तो देख लेना पीएचडी का क्या सीन है, और असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या सीन है ये भी आप देख लेना। तो यही है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है, तो बहुत कुछ मैंने बता दिया, मतलब ओवरऑल आपको एक ब्रॉड आइडिया हो गया होगा, है ना। इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। सो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।